दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच जो खेल चल रहा है, वो सिर्फ हथियारों और सरहदों का मामला नहीं है? असली जंग तो पर्दे के पीछे है, जहां दांव पर लगी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आने वाले सालों का भविष्य। सवाल ये नहीं कि रूस यूक्रेन का झगड़ा कब खत्म होगा। असली सवाल यह है कि इस पूरे खेल से सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है और कौन सी ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अब सोचिए, वो डॉलर जिसे पूरी दुनिया अब तक सबसे मजबूत मानती आई है, आज दबाव में है। कई जानकार मानते हैं कि आने वाले सालों में दुनिया की आर्थिक ताकत किसी और दिशा में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, इसका सीधा असर भारत जैसे देशों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं ट्रंप की उस बेचैनी से जो पूरे अमेरिका की हालत को बयां करती है। अमेरिका जानता है कि अगर रूस और चीन हमेशा के लिए साथ हो गए तो पश्चिमी देशों की आर्थिक नींव हिल जाएगी। और यह खतरा केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। रूस का एल्यूमिनियम लीजिए, युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने रूस से एल्यूमिनियम की खरीद 16 गुना बढ़ा दी। पश्चिम ने जो सप्लाई रोक दी, वह सारा का सारा चीन ले गया, और वो भी 10 से 30% सस्ती दर पर। यानी चीन को कच्चा माल सस्ते में मिल रहा है और उसकी फैक्ट्रियां दिन रात प्रोडक्शन कर रही हैं। यही वजह है कि चीन दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मशीनरी दे रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियां मुश्किल से जूझ रही हैं। अब सोचिए, अगर आपके प्रतिस्पर्धी को हर संसाधन सस्ते में मिल रहा है और आपके सामने सिर्फ महंगी सप्लाई है, तो खेल कौन जीतेगा? यही कारण है कि ट्रंप किसी भी हाल में युद्ध खत्म करना चाहते हैं। अब बात करते हैं असली डर की, डॉलर की गिरती साख। रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रचार के उलट ढही नहीं है, बल्कि अगले कुछ सालों में यूरोप से भी तेजी से बढ़ने वाली है। और इसका बड़ा कारण है रूस चीन का मिलकर डॉलर को दरकिनार करना। रूस अब बड़े पैमाने पर चीनी मुद्रा यानी युआन में व्यापार कर रहा है। सोचिए, जब एक महीने में रूस ने 10 अरब डॉलर का माल चीन को भेजा और उसमें से 13 अरब डॉलर के सौदे युआन में हुए, तो यह क्या संदेश देता है? साफ है, रूस और चीन सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस बिंदु पर जो अमेरिका की हालत सबसे खराब बनाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब 37 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। सोचिए, सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए अमेरिका को सालाना 1.2 ट्रिलियन डॉलर देने पड़ रहे हैं। यानी अमेरिका अब अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में खपा रहा है, रक्षा या स्वास्थ्य से भी ज्यादा। अब सवाल यह है कि जब आपकी जेब खाली हो और कर्ज बढ़ता ही जाए, तो आप और कितना समय टिक सकते हैं? यही कारण है कि अमेरिका को शांति चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिल सके। अब जरा अमेरिका की इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 4 महीने लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिकुड़ रहा है। 5 महीने से लगातार नए ऑर्डर घट रहे हैं, रोजगार घट रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। यानी अमेरिका स्टैगफ्लेशन में फंस चुका है, जहां महंगाई भी है और रोजगार की कमी भी। यही स्थिति आम अमेरिकियों के लिए बुरा सपना है, और सरकार के लिए भी। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल यही है, ट्रंप आखिर शांति समझौते में इतने बेताब क्यों हैं? वजह सिर्फ राजनीति नहीं है, असली कारण छिपा है रूस के बेशुमार संसाधनों में। अगर यूक्रेन के 5 बड़े इलाके रूस के हाथ में चले जाते हैं, जिनमें क्रीमिया सबसे अहम है, तो रूस की पकड़ ब्लैक सी पर और मजबूत हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि रूस पूर्वी यूरोप के व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर अपना दबदबा और बढ़ा लेगा। अब जरा सोचिए, क्या अमेरिका कभी यह बर्दाश्त करेगा कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत और इतने अहम संसाधन सिर्फ रूस के हाथों में हों? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि अमेरिका हर हाल में यह चाहता है कि रूस के तेल, गैस और खनिज जैसे खजानों तक उसकी पहुंच बनी रहे, चाहे वो सीधी हो या परोक्ष। क्योंकि इन्हीं संसाधनों पर काबू पाने से तय होगा कि आने वाले दशकों में असली आर्थिक बादशाह कौन होगा। यही कारण है कि अमेरिका बार बार शांति की बात करता है, समझौतों की जल्दी दिखाता है, और हर मंच पर यह मैसेज देता है कि हम स्थिरता चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रूस इतनी आसानी से भरोसा कर लेगा? रूस जानता है कि यह खेल सिर्फ शांति का नहीं, बल्कि भविष्य के ताकत संतुलन का है। इसलिए वो अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, और यहीं पर पूरी दुनिया फंस चुकी है। एक तरफ अमेरिका की मजबूरी है कि अगर उसने रूस को खुला छोड़ दिया तो आने वाले समय में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। दूसरी तरफ रूस का आत्मविश्वास है कि अब उसके पास इतना असर है कि बिना उसकी मंजूरी कुछ बड़ा नहीं हो सकता। और बीच में फंसे हैं बाकी देश, जिन्हें न तो अमेरिका से दूरी बनाने की हिम्मत है और न ही रूस से पंगा लेने का साहस। नतीजा यह है कि हर देश दबी जुबान में फैसले ले रहा है।
हर नेता अपनी अपनी चालें चल रहा है और पूरी दुनिया एक ऐसी खतरनाक कशमकश में उलझ गई है जहां किसी भी छोटे कदम से हालात और बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। अगर डॉलर की ताकत धीरे धीरे घटती है तो भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ज्यादातर आयात निर्यात प्रणाली डॉलर पर आधारित है। हम तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बहुत कुछ डॉलर में खरीदते बेचते हैं। अगर डॉलर कमजोर हुआ तो हमें नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे, और अगर रूस और चीन अपनी मुद्रा को मजबूत करने में सफल रहते हैं तो व्यापार का पूरा समीकरण बदल जाएगा। भारत को तब यह तय करना होगा कि किस रास्ते पर चला जाए। क्या हम पुराने ढर्रे पर चलते रहें या फिर नए साझेदार ढूंढें? अब यही बात ब्राजील पर भी लागू होती है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह भी अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में करता है। लेकिन ब्राजील पहले से ही रूस और चीन के साथ ब्रिक्स ग्रुप में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ब्राजील डॉलर के बिना भी व्यापार करने के विकल्प तलाश रहा है। जुलाई 2025 में मोदी जी की ब्राजील यात्रा ने इस साझेदारी को और मजबूत किया। ब्राजील ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनापन जताया और दोनों के बीच साझा विकास, रणनीतिक और आर्थिक संवाद को बढ़ाया गया है। अगर यह मॉडल सफल हुआ तो भारत को भी उसी रास्ते पर चलने का दबाव होगा। तो बड़ा सवाल यह है, क्या भारत और ब्राजील जैसे उभरते देश अब भी डॉलर पर भरोसा बनाए रखें या फिर समय रहते नई रणनीति बना लें? क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो हो सकता है उस वक्त तक बाजार पूरी तरह बदल चुका हो और हमें मजबूरी में फैसले लेने पड़े। अब जरा सोचिए, यदि डॉलर की पकड़ कमजोर होती जाती है तो भारत और ब्राजील को क्या करना चाहिए? उनमें से कोई रूस चीन आर्थिक धुरी का हिस्सा बनना चाहता है जिससे बाजार और संसाधन आसानी से उपलब्ध हों, या फिर अपनी अलग पहचान बनाकर नए साझेदार ढूंढकर आर्थिक सुरक्षा हासिल करना चाहेगा? इस अवस्था में एक और बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा। यह उनकी 7 साल में पहली यात्रा है जिसमें वे अगस्त 31 से सितंबर 1, 2025 को टियानजिन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे। यह यात्रा सिर्फ राजनयिक गतिविधि नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि केवल द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की नहीं बल्कि रुपये और डॉलर के बदलते आर्थिक माहौल में भारत की नई दिशा तय करने की भी है। अमेरिका द्वारा ऊंचे टैरिफ्स, रुब्रायन भारतीय खरीद और रूस चीन की मुद्रा मजबूत करने की प्रक्रिया ने भारत को मजबूर किया है कि वह अपने व्यापारिक विकल्पों का पुनर्मूल्यांकन करे, और एससीओ, ब्रिक्स जैसे मंच इसका जरिया बन सकते हैं। ब्राजील जैसा देश पिछले समय से रूस चीन अंतरराष्ट्रीय दक्षिणी गठबंधन के साथ जुड़ रहा है। भारत भी वैसी ही रणनीति बना रहा है। मोदी जी की चीन यात्रा इसी दिशा में एक कदम है, जो यह दिखाता है कि भारत प्रत्येक दृष्टिकोण, चाहे वह पश्चिम हो या पूर्व, उनमें अपनी वैल्यू तलाशने को तैयार है। यह यात्रा सीमा तनाव, ट्रेड ब्लॉक्स, तकनीकी साझेदारी और आपसी भरोसे को नए स्तर पर ले जाने का मौका हो सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इस गिरावट को रोक पाएगा या फिर आने वाला समय रूस चीन का होगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारत और ब्राजील जैसे देश किस मोर्चे पर खड़े होंगे? क्या वे वैश्विक दक्षिण की नई ताकत का हिस्सा बन जाएंगे या फिर अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाएंगे? अगर अमेरिका कमजोर हुआ तो इन देशों के सामने 2 बड़े रास्ते होंगे। या तो वे रूस चीन की नई आर्थिक धुरी से जुड़ जाएं या फिर खुद की एक मजबूत राह बनाएं। भारत जैसे देश के लिए यह चुनौती भी है और मौका भी। चुनौती इसलिए कि बदलाव मुश्किल होगा, लेकिन मौका इसलिए कि भारत के पास एक बड़ी युवा आबादी, टेक्नोलॉजी की ताकत और मजबूत मार्केट है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका इस गिरावट को रोक पाएगा या फिर आने वाला समय रूस और चीन का होगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारत और ब्राजील जैसे देशों को किस पक्ष में खड़ा होना चाहिए? क्या वे नई ताकतों का हिस्सा बनेंगे या फिर अपनी अलग पहचान बनाएंगे?